बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 19 जून 2023 है, दिन है जी मंडे पीर का। 481 रोज़ आज मुकम्मल हो गए रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को 8 महीनों के तवील इंतज़ार के बाद यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को स्टार्ट हुए 8 दिन मुश्किल से गुजरे हैं कि इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि यूक्रेन ब्रेक लेना चाहता है अपने काउंटर ऑफेंसिव के दौरान। ब्रेक लेने की वजह क्या है? क्या काउंटर ऑफेंसिव का फेलियर वजह है या फिर यूक्रेन किसी नई स्ट्रेटजी के साथ सामने आना चाहता है, कोई बड़ा सरप्राइज देना चाहता है यूक्रेन? रशिया की इंटेलिजेंस कहती है कि जी हाँ, बड़ा सरप्राइज तो तैयार किया जा रहा है यूक्रेन की जानिब से, और इस सरप्राइज को नाम दिया है रशिया की इंटेलिजेंस ने न्यूक्लियर एक्टिविटी का। और आलमी इदारों से रिक्वेस्ट की है, दरख्वास्त की है रशिया ने कि यूक्रेन की इस न्यूक्लियर एक्टिविटी पर नज़र रखें। ये ना हो कि पूरी दुनिया ख़त्म हो जाए यूक्रेन के इस एक सरप्राइज के चक्कर में। एक सरप्राइज तो यूक्रेन को भी मिला आज नेटो ममालिक की जानिब से। नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने जुलाई में होने वाले समिट से मुतल्लिक गुफ्तगू करते हुए यूक्रेन को क्या सरप्राइज दिया वो भी आपको बताऊंगा। मजीद भी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं 481वें रोज़ के हवाले से, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात कर लेते हैं नोवा कखोव्का डैम पर होने वाले हमले के बाद जो तबाही फैला रहा है ये डैम का पानी। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें भी हैं नोवा कखोव्का डैम के हवाले से, वो भी आपके सामने रख दूंगा। अब तक 31 हलाकतें रिपोर्ट हो चुकी हैं, 50 से ज़्यादा ज़ख्मी बताए जा रहे हैं और हज़ारों को, 10,000 से ज़्यादा को इन फ्लड अफेक्टेड एरियाज से इवैक्यूएट किया जा चुका है। इस दौरान यूक्रेन की जानिब से ये जो हमला किया गया था नोवा कखोव्का डैम पर, आपको मालूम है कि यूक्रेन और रशिया एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। तो यूक्रेन की जानिब से एक सबूत पेश किया गया और ये गाड़ी दिखाई गई जो नोवा कखोव्का डैम पर होने वाले हमले से चंद घंटों कबल यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री का दावा है कि ये गाड़ी यहाँ पर मौजूद थी और इसके अंदर बारूदी मवाद था, जिसके थ्रू रशिया ने इस डैम को, नोवा कखोव्का डैम को ब्लास्ट किया। खैर, बहुत सारे इन्फेक्शंस फैल रहे हैं, बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं इस डैम के पानी की वजह से, जिससे मुतल्लिक रशिया की अथॉरिटीज़ ने और यूक्रेन की अथॉरिटीज़ ने अपने लोगों को वार्न किया। एक तो जो लैंड माइंस बिछाई गई थी पानी के साथ, वो लैंड माइंस जो हैं वो इधर उधर घूमती फिर रही हैं, उसके हवाले से वार्न किया गया है। और दूसरा, ये जो इन्फेक्शन फूट पड़ा है खरसन रीजन और दीगर जहाँ जहाँ भी ये पानी जा रहा है वहाँ पर ये इन्फेक्शन जो फूट पड़ा है, इससे मुतल्लिक भी वार्निंग जारी की गई है रशिया की जानिब से भी और यूक्रेन की जानिब से भी। इस दौरान यूनाइटेड नेशंस ने रशिया से रिक्वेस्ट की कि हम आपके साइड वाली यूक्रेन पर कुछ इमदादी काम करना चाहते हैं। तो रशिया ने बहुत शुक्रिया के साथ यूनाइटेड नेशंस का शुक्रिया अदा करते हुए रशिया ने कहा कि हमें आपकी खिदमात दरकार नहीं है। यूनाइटेड नेशंस ने नाराज़गी का इजहार किया रशिया की इस रिजेक्शन पर, लेकिन रशिया ने कहा कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, इसलिए हम यूनाइटेड नेशंस को यहाँ पर अपने साइड वाले खरसन में काम करने की, इमदादी कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं दे सकते। सब कुछ कंट्रोल में है, आपने टेंशन नहीं लेनी। बस यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव की वजह से, सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से हम आपको इजाज़त नहीं दे सकते। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव का मैं आपको बता दूं, खरसन रीजन से शुरू करते हैं। ये जो आपको मनाजिर नज़र आ रहे हैं ये रशिया की साइड वाला खरसन है। यहाँ पर यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल दागा और यहाँ पर रशिया की साइड वाला जो खरसन है यहाँ पर इवैक्यूएशन का अमल भी जारी है। यहाँ पर किस तरह की हालत है लोगों की वो आपको मालूम है। इसके बावजूद खरसन रीजन में भी लड़ाई जारी है। ये यूक्रेन ने हमला किया स्टॉर्म शैडो मिसाइल इस्तेमाल करते हुए। रशिया की जानिब से ये मनाजिर आपको नज़र आ रहे हैं। ये यूक्रेन की साइड वाला खरसन है जहां रशिया की जानिब से कुछ स्ट्राइक्स की गई और ये नुकसान आपको नज़र आ रहा होगा। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव का मैं आपको बता दूं कि ना सिर्फ खरसन बल्कि ईस्टर्न यूक्रेन की साइड पर और रशिया के बॉर्डरिंग रीजन्स के अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाई इस वक्त रिपोर्ट हो रही है। बेलगोरोद रीजन, ब्रियांस्क रीजन और कुर्स्क रीजन जो कि यूक्रेन को बॉर्डर करते हैं, यहाँ पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दर्जनों हमले यूक्रेन के रिपोर्ट हुए, जिसके नतीजे में 6 ज़ख्मी बताए जा रहे हैं और 5 इमारतों को भी यूक्रेन के हमलों के नतीजे में नुकसान पहुंचा। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्लेम किया कि हम अपने काउंटर ऑफेंसिव के दौरान अब तक 8 विलेजेस को हम रिकैप्चर कर चुके हैं रशिया से। अपने 8 गांव जो हैं हम वापस छुड़वा चुके हैं। ये यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया, जिसे रशिया ने रिजेक्ट करते हुए कहा कि यूक्रेन ने 10 हमले करने की कोशिश की थी ईस्टर्न यूक्रेन, सदर्न यूक्रेन की साइड पर, और रशिया के बॉर्डरिंग रीजन्स के अंदर 10 हमले यूक्रेन ने करने की कोशिश की, लेकिन हमने 10 के 10 हमलों को नाकाम बना दिया। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान
दो ड्रोन्स भी यूक्रेन ने दागने की कोशिश की क्राइमिया के ऊपर और दोनों ड्रोन्स को मार गिराने का दावा रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से सामने आया। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से भी इसी तरह के दावे कुछ सामने आए। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि 4 मिसाइल हमले और 4 कामिकाज़ी ड्रोन्स दागे थे रशिया ने ओडेसा रीजन के ऊपर, और हमने इन 8 के 8 4 मिसाइल्स और 4 ड्रोन्स को मार गिराया, ये यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्लेम किया। खैर ओवरऑल अगर बात करें तो ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट नहीं हुआ बल्कि रशिया का काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट हुआ। और जहां तक ताल्लुक है यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव का, तो ये एक टोटल फेलियर है। अभी तक मैं आपको बता दूं कि इस काउंटर ऑफेंसिव को 2 वीक्स मुकम्मल हो चुके हैं। 2 वीक्स के अंदर एक भी विलेज, एक भी सेटलमेंट यूक्रेन ने रशिया से वापस हासिल नहीं की। 8 महीने की तैयारी, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असलहा लेने के बाद ये खबरें गर्दिश कर रही हैं। एक तो इंटरनेशनल स्टडी ऑफ वॉर ने ये बताया, और दूसरा इस्टोनिया के इंटेलिजेंस भी यही है कि यूक्रेन अपने काउंटर ऑफेंसिव के दौरान एक पॉज लेना चाहता है, एक ब्रेक लेना चाहता है, जिसकी तैयारी यूक्रेन की जानिब से की जा रही है। इस्टोनिया ने कहा कि यूक्रेन के ब्रेक लेने का मकसद है यूक्रेन अपने टैक्टिक्स को तब्दील करेगा, काउंटर ऑफेंसिव की स्ट्रेटजी को तब्दील करने की प्लानिंग की जा रही है यूक्रेन की जानिब से। इस दौरान रशिया के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं उन्होंने कहा कि यूक्रेन प्लानिंग तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है। इंटेलिजेंस चीफ ने, रशिया के इंटेलिजेंस चीफ ने इशारा किया चेर्नोबिल पावर प्लांट की जानिब। आपको मालूम है कि चेर्नोबिल पावर प्लांट का जो हादसा है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था, ये अब तक का तारीख का सबसे बड़ा हादसा है। इस हादसे के बाद इस चेर्नोबिल पावर प्लांट के कई किलोमीटर्स तक का एरिया खाली करवा दिया गया था, क्योंकि जो रेडिएशंस हैं यहाँ पर बीमारियाँ अभी तक फैलती हैं और आने वाले कई सालों बल्कि कई सदियों तक ये बीमारियाँ फैलने का खदशा है। इसलिए ये एरिया कई किलोमीटर्स तक चेर्नोबिल पावर प्लांट के अतराफ जो है वो खाली करवाया गया है। रशिया के इंटेलिजेंस चीफ ने कहा कि यहीं पर एक्टिविटी हो रही है, यूक्रेन डर्टी बॉम्ब बनाने की सरगर्मियों में मुलव्विस है। आलमी इदारों को मुखातिब करते हुए रशिया ने कहा कि आप बराए मेहरबानी यूक्रेन की इन हरकतों पर गौर करें, इक़दामात उठाने की ज़रूरत है यूक्रेन के इस तरह के मंसूबों के खिलाफ। यही बात की है स्वीडन ने क्या कहा? स्वीडन के इंटेलिजेंस ने, स्वीडन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि इक़दामात उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि इंटेलिजेंस कुछ इस तरह की है कि रशिया स्वीडन पर हमला कर सकता है। रशिया से स्वीडन को बहुत ज़्यादा थ्रेट्स हैं, इसलिए हम अपनी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर रहे हैं। अब स्वीडन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह भी कहा कि हमें मालूम है कि रशिया की फ़ौजें यूक्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, लेकिन रशिया को लाइट नहीं लेना। हमारी इंटेलिजेंस बहुत पक्की है कि रशिया से हमें बहुत ज़्यादा ख़तरा है। अब स्वीडन इस तरह की बात क्यों कर रहा है? स्वीडन इस तरह की बात कर रहा है नेटो की मेंबरशिप लेने के लिए। ये ब्लैकमेलिंग है। स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप आपको मैं बता चुका हूँ कि हंगरी और तुर्की ने अभी तक स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप पर यस नहीं बोला। बाकी जो 29 मेंबर हैं नेटो के, उन्होंने यस बोल दिया। स्वीडन को जुलाई के अंदर समिट होने वाला है नेटो का, उससे कबल इस तरह के बयानात, इस तरह के स्टेटमेंट्स जारी करके स्वीडन की जानिब से राह हमवार करने की कोशिश की जा रही है कि नेटो की मेंबरशिप मिल जाए जुलाई के अंदर लिथुआनिया में होने वाले समिट के दौरान। और यही इंतज़ार कर रहा है यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने धमकी लगाई थी एक तरह से कि मैं इस समिट में शिरकत नहीं करूंगा जब तक मुझे फॉर्मली इनविटेशन नहीं मिल जाता नेटो की जानिब से नेटो के ब्लॉक को ज्वाइन करने से मुतालिक। तो इस सवाल पर नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने क्या सरप्राइज दिया यूक्रेन को, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। At the Vilnius summit and in the preparations for the summit, we are not discussing to issue a formal invitation. What we are discussing is how to move Ukraine closer to NATO, and there are ongoing consultations, and I'm not in a position to preempt the outcome of those consultations. But what I can say is that allies actually already agree on a lot. We agree on that NATO's door is open. We have demonstrated that with the invitation of Finland and Sweden. We also agree on what we stated in 2008, that Ukraine will become a member of the alliance. We also agree that it's not for Russia, but for Ukraine and NATO allies to decide when the time is right to invite Ukraine. Russia doesn't have a veto over NATO decisions. But most importantly,
we all agree that the most urgent and important task now is to ensure that Ukraine prevails as a sovereign, independent, democratic nation in Europe. Because unless we do that, unless Ukraine prevails, there is no issue to be discussed at all related to membership. So therefore, I'm absolutely confident that at the Vilnius summit, allies will reiterate their strong support to Ukraine and the need to, both bilaterally but also through multilateral institutions, provide support to Ukraine for as long as it takes. गुफ्तगू आपने सुनी नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग की, जिन्होंने कहा कि कोई फॉर्मल इनविटेशन कोई हमारे टेबल के ऊपर नहीं है कि हम यूक्रेन को अभी से ट्रे में डालकर नेटो की मेंबरशिप के लिए कोई फॉर्मल इनविटेशन देने वाले हैं। जो बातें डिस्कस होंगी जुलाई में होने वाले समिट के दौरान, वो बातें हैं मल्टी ईयर पैकेज, यूक्रेन के लिए सालों पर मुहित इमदादी पैकेज डिस्कस किया जाएगा। यानी कि इन अदर वर्ड्स मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन को अफगानिस्तान, लिबिया, सीरिया, इराक बनाने की प्लानिंग नेटो ममालिक करेंगे। जुलाई में होने वाले समिट के दौरान बेटा ड्यूटी करो, ऐसे नेटो की मेंबरशिप आपको नहीं मिलेगी। इस जत्थे को, इस अलायंस को आप अच्छी तरह से जानते नहीं हैं। आपका काउंटर ऑफेंसिव देखने के बाद मुझे तो ये शक पड़ रहा है कि ये जत्था आहिस्ता आहिस्ता आपको मल्टी ईयर्स पैकेज का लॉलीपॉप देकर रशिया से लड़वाता रहेगा। आपके अभी हज़ारों मरे हैं, फिर लाखों मरेंगे। अभी 1-1.5 साल गुजरा है, फिर 10-20 साल गुजर जाएंगे और यूक्रेन को नेटो वही बनाकर छोड़ देगा जिस तरह से नेटो की मिसालें पूरी दुनिया के कोने कोने के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि नेटो के कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो यूक्रेन को फॉर्मल इनविटेशन देने के हक में हैं। और नेटो के मेंबर कौन से हैं आपको मालूम है, आपको नज़र आ रहा होगा, बुकारेस्ट 9। ये वो ममालिक हैं, ये वो मेंबर हैं जो ईस्टर्न फ्लैंक पर हैं, यूरोप की ईस्टर्न साइड पर हैं, या इन अदर वर्ड्स आप कह लें कि वो मेंबर हैं बुकारेस्ट 9 जो रशिया के ख़तरे को सबसे ज़्यादा महसूस करते हैं, स्मेल करते हैं, क्योंकि ये रशिया के बहुत ज़्यादा करीब हैं। कुछ तो इनमें से बॉर्डर करते हैं रशिया को, बाकी रशिया के बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो ये 9 ममालिक ज़ोर लगा रहे हैं। अभी पिछले दिनों इनका इजलास भी हुआ था, मैंने आपके साथ शेयर किया था। इस इजलास में जो अलामिया जारी किया गया, तो इन 9 के 9 मेंबर्स ने कहा कि यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप देनी चाहिए ताकि एक ढाल के तौर पर यूक्रेन इन 9 बुकारेस्ट 9 की हिफाजत के लिए, ये जो बॉडीगार्ड है यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, ये मौजूद रहे। इसलिए ये जोर लगा रहे हैं कि यूक्रेन को फॉर्मल इनविटेशन दे देना चाहिए, लेकिन जब तक दादा का हुक्म नहीं होगा तब तक फॉर्मल इनविटेशन यूक्रेन को नहीं दिया जाएगा। और नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने जर्मनी के अंदर ये गुफ्तगू कर रहे थे। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने सेकंड किया नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग की गुफ्तगू के बाद। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स ने कहा कि इसमें मजीद ऐड करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। यानी कि एक और प्रोमिनेंट मेंबर नेटो का वो भी ये चाहता है कि अभी यूक्रेन की मेंबरशिप की बात ना करें जब तक यूक्रेन अपने इलाके रशिया से वापस नहीं ले लेता, अपनी इलाकाई सालमियत को बहाल नहीं कर लेता। आप खुद इमेजिन करें कि यूक्रेन रशिया से अपने इलाके क्रेमिया समेत कब वापस लेगा, अपनी इलाकाई सालमियत को कब बहाल करेगा। और यूक्रेन की जो रीबिल्डिंग का काम है, जो रिकंस्ट्रक्शन का काम है जंग ख़त्म होने के बाद, वो जब मुकम्मल हो जाएगा, जिसका एस्टिमेट सैकड़ों बिलियन डॉलर्स लगाया गया है आलमी इदारों की जानिब से कि यूक्रेन की रिकंस्ट्रक्शन के काम में सैकड़ों बिलियन डॉलर्स लगेंगे। और जाहिर है कि बहुत सारे साल लगने वाले हैं। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने एक रफ आइडिया देते हुए कहा था कि 25 साल बाद यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप मिल सकती है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने एक रफ आइडिया दिया था और 25 साल बाद भी कोई पता नहीं, ये यू टर्न मार लें, इनके यू टर्न मारने का कोई पता नहीं लगता। आज जो यू टर्न मारा एंटनी ब्लिंकन ने चाइना के अंदर, जो शी जिनपिंग से मुलाकात हुई और चाइना के ऑफिशियल से जो मुलाकात हुई, उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एंटनी ब्लिंकन ने क्या कहा, ये सुनिए, आपको यकीन नहीं आएगा। इसके बाद बात करते हैं। On Taiwan, I reiterated the long-standing U.S. One China policy. That policy has not changed. It's guided by the Taiwan Relations Act, the 3 joint communiques, the 6 assurances. We do not support Taiwan independence. We remain opposed to any unilateral changes to the status quo by either side. We continue to expect the peaceful resolution of cross-strait differences. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन की, जिन्होंने चाइना के अंदर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ताइवान, वो क्या होता है ताइवान, हम तो ताइवान को नहीं जानते, हम तो सिर्फ PRC, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को जानते हैं और PRC को ही रिकॉग्नाइज करते हैं। हम ताइवान की इंडिपेंडेंस को
नहीं मानते, कोई इन्हें बताए, एंटनी ब्लिंकन को कोई बताए कि वही ताइवान जिसे आप भर भर कर असलहा गोला बारूद, जो मुल्क सबसे ज़्यादा ताइवान को असलहा गोला बारूद बेचता है वो आपका ही मासूम सा मुल्क है। आप ही के सदर थे जो बाइडन, जो कि अभी भी सदर हैं, उन्होंने बयान दिया था कि अगर चाइना ताइवान को कंट्रोल करने की कोशिश करता है ताकत से तो हम यूक्रेन की तरह ताइवान का साथ नहीं देंगे, असलहा गोला बारूद प्रोवाइड नहीं करेंगे, बल्कि अमेरिका के बूट, अमेरिका के फौजी ताइवान के अंदर उतर कर चाइना का मुकाबला करेंगे। वही ताइवान है जिसके हवाले से आज एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि कौन ताइवान, हम तो ताइवान के इंडिपेंडेंस को बिल्कुल भी तस्लीम नहीं करते। तो ये वो अलायंस है, ये वो जत्था है जहां पर इसे जब अपना फ़ायदा नज़र आता है या कहीं से कोई ख़तरा महसूस होता है तो ये गिरगिट की तरह रंग बदल लेता है। यहाँ पर यूक्रेन के मामले में ये गिरगिट की तरह कब रंग बदलेगा कोई पता नहीं नेटो के इस अलायंस का। इसलिए यूक्रेन को पहले से अशरफ गनी की तरह पहले से कोई ठिकाना ढूंढ लेना चाहिए, और ढूंढ भी रहे हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की अहलिया ओलेना ज़ेलेंस्का आज इजराइल के अंदर मौजूद थी। इन्होंने इजराइल के सदर और जो फर्स्ट लेडी हैं इजराइल की, उनसे मुलाकातें की और यहाँ पर ये उस दिन पहुंची। आपको मालूम है, मैं आपको बता दूं, जेनीन के अंदर इजरायली फोर्सेस ने स्ट्राइक्स की जिसके नतीजे में तकरीबन 100 से ज़्यादा मासूम फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। और अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 5 फ़लस्तीनी बताए जा रहे हैं कि शहीद भी हुए हैं। फ़लस्तीनियों की जानिब से रेजिस्टेंस भी सामने आ रही है, और जो ग्रुप्स हैं, हमास का ग्रुप है या फिर अल-कुद्स का जो ग्रुप है, उनकी जानिब से भी स्टेटमेंट्स सामने आ रहे हैं, और मुस्लिम ममालिक की जानिब से मजम्मती बयानात भी सामने आ रहे हैं। मजम्मती बयानात से आगे बढ़कर अगर कोई मुसलमान मुल्क गैरत दिखाता है तो इस मामले पर भी आपको अपडेट्स दूंगा। जो इसराइल की स्ट्राइक्स जारी हैं, और इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा कि एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करो जेनीन के अंदर, और यहाँ पर इलीगल सेटलमेंट्स बढ़ाने का भी ऑर्डर जो नेतन्याहू हैं उनकी जानिब से दिया गया है। और ये फर्स्ट लेडी यहाँ पर इसराइल के सदर इसाक से मुलाकात कर रही हैं, इसराइल के ऑफिशियल से मुलाकात कर रही हैं। यहाँ पर आप राइट टू सेल्फ डिफेंस का जो रोना रोते हैं, यहाँ पर वो रोना क्यों नहीं रोया जाता? क्या फ़लस्तीन को राइट टू सेल्फ डिफेंस नहीं है? क्या इसराइल फ़लस्तीन के इलाकों पर, पूरे के पूरे फ़लस्तीन पर काबिज़ नहीं है? तो नेटो के इस अलायंस को यूक्रेन का राइट टू सेल्फ डिफेंस तो नज़र आता है। रशिया यूक्रेन के 2-3 इलाकों पर काबिज़ है, ये भी नज़र आ रहा है नेटो के अलायंस को। लेकिन यहाँ पर दूसरी साइड पर फ़लस्तीनियों का राइट टू सेल्फ डिफेंस कहाँ है? इजराइल फ़लस्तीनियों के इलाकों पर काबिज़ है, इलीगल सेटलमेंट्स बढ़ा रहा है। आपकी स्टेटमेंट्स कहाँ हैं? कहीं पर भी आपकी स्टेटमेंट्स नज़र नहीं आ रही। लेकिन ये साफ नज़र आ रहा है मुझे कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और यूक्रेन की फर्स्ट लेडी ओलेना ज़ेलेंस्का इन फ्यूचर इजराइल के अंदर कहीं बैठकर कोई टॉक शो या व्लॉग वगैरह कर रहे होंगे, या हो सकता है कि स्टैंड अप कॉमेडी का शो यूक्रेन के सदर का दोबारा से बहाल हो जाए। बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ करता था। अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं कि जैसे भारत में शाहरुख खान मशहूर है, इसी तरह यूक्रेन में ये जो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है, ये एज़ हीरो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ करता था। तो खैर फ्यूचर तो ब्राइट है यूक्रेन के सदर का, चाहे यूक्रेन के अंदर हो या फिर इजराइल के अंदर हो। ये डिपेंड करता है जुलाई के अंदर नेटो के समिट से जो फैसले बाहर आएंगे उस पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की किस तरह से रिएक्ट करते हैं, उस पर डिपेंड करता है यूक्रेन की इस जंग का फ्यूचर। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।